जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फिर से। और होपफुली आप सभी लोगों की पढ़ाई ठीक चल रही होगी। अब संडे को एग्ज़ाम है, रिवीजन आप लोग करते रहिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विस के कंटेंट को भी फॉलो करते रहिए और हमारे लेक्चर्स को भी देखते रहिए। और आप लोग बेहिचक होकर सजेशंस भी दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। आप हैं ज्ञान मिश्रा सर, बच्चों की सफलता के लिए पूरी तरीके से समर्पित रहते हैं, फाउंडर हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विस के। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है एनवायरमेंटल साइंस, लेकिन हमारा पूरा फोकस उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में रहेगा, ठीक है। तो ये रहे कुछ नंबर्स स्टडी फॉर सिविल सर्विस के। इसमें आप कॉन्टैक्ट करके और भी अधिक जानकारी ले सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आप इसमें परचेज कर सकते हैं। ओके, तो शुरुआत करते हैं आज हम जैव विविधता अर्थात बायोडाइवर्सिटी, ठीक। तो इंडिया के कई हिस्सों में आपको जैव विविधता देखने को मिलेगी। फिलहाल हमारा फोकस है उत्तराखंड, ठीक है। तो देखिए इसमें कई सारे उपवन शामिल हैं, वनस्पतियां यानी कि वेजिटेशंस, जीव यानी कि जीव जंतु जो होते हैं, फाउना, फ्लोरा एंड फाउना, पौधे, जानवर की दुर्लभ और खतरे वाली प्रजातियों की समृद्धि का प्रदर्शन करते हैं उत्तराखंड में। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार राज्य में स्तनधारियों की 102, पक्षियों की 600, उभयचरों की 19, सरीसृपों यानी कि रेप्टाइल्स की 70, है ना, और मछलियों की लगभग 124 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो हम देख सकते हैं कि उत्तराखंड में बाघ यानी कि पैंथेरा टिग्रिस, एशियन एलिफेंट, कस्तूरी मृग, ये वे प्रजातियां हैं जो कह सकते हैं इनको खतरा है, ठीक है। लुप्त प्रजातियों में से हैं ये, और इनको बचाने का बहुत ही मतलब अथक प्रयास लंबे समय से किया जा रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो राज्य की निम्नलिखित विशिष्टता जैव विविधता के संरक्षण के संबंध में हम देखने जा रहे हैं। तो 1936 में आप जानते हैं कि हेलीज पार्क का गठन किया गया था, जिसको बाद में 1957 में जिम कॉर्बेट के नाम से जाना जाता है अब तक। और अविभाजित उत्तर प्रदेश 1956 में वन विभाग के हिस्से के रूप में एक अलग वन्य जीव संरक्षण संगठन स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है इसमें। आप जानते हैं कि जब हमारा संविधान बनाया जा रहा था तो उस समय जो राष्ट्रीय पशु था हमारा वो था एशियन लायन, एशियाटिक लायन था। लेकिन क्योंकि टाइगर्स की लगातार संख्या कम हो रही थी तो उसको बचाने के भी प्रयास किए जाने काफी जरूरी थे। तो इसलिए 1973 में क्या चलाया गया, प्रोजेक्ट टाइगर। और इंडिया का जो पहला नेशनल पार्क है जहां से इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करी गई थी वो कॉर्बेट नेशनल पार्क ही है, और वो डेट है 1 अप्रैल 1973। तो ये फैक्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व की। ये भारत का दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व है, इसको भी आप नोट करेंगे, ठीक है। 1982 में इसको घोषित किया गया था और 1988 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था। तो यहाँ पर एक चीज मैं करेक्ट करना चाहूंगा इसमें, वो ये कि इसकी स्थापना 1988 में नहीं 1982 में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी, 1982 में। ध्यान देंगे इस चीज का। स्थापना इसकी कब हुई है, 1982 में। और यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल था, ये शामिल किया गया 1988 में, ठीक। तो मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर रहा हूं। 1988 में यूनेस्को की धरोहर सूची में और 1982 में इसको नेशनल पार्क घोषित किया गया था। ओके, नंदा देवी बायोस्फीयर। नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यानों को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, ये आप जानते हैं। देश के पहले संरक्षण रिजर्व आसन वेटलैंड और झिलमिल ताल को 14 अगस्त 2005 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान देंगे बात का। ओके, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। 2002 में घोषित शिवालिक हाथी रिजर्व यानी कि शिवालिक एलिफेंट रिजर्व, जिसमें 11 वन प्रभाग, 2 राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें देखिए राजा जी और कॉर्बेट नेशनल पार्क शामिल हैं, और सोना नदी वन्य जीव अभयारण्य को शामिल किया गया था।
लगभग 5180 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है इसलिए, ठीक है। राज्य वन्य जीव सलाहकार बोर्ड का गठन माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया गया था। उत्तराखंड में एक बायोस्फीयर रिजर्व, आप जानते ही हैं, 6 राष्ट्रीय उद्यान, ये भी हमने इससे पहले वाले लेक्चर में देखा था, और 7 क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, 4 संरक्षण रिजर्व हैं, और जिनका विवरण हम अभी देखने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व की। स्थापना 1982 में चमोली में है। नंदा देवी की चोटी के आसपास ये स्थित है, एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में। यूनेस्को में देखिए शामिल किया गया था 1988 में, अभी मैंने लिखा था, यहाँ वही बात आ गई दोबारा। बाद में इसका विस्तार किया गया और 2005 में इसका नाम बदलकर नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। प्लीज नोट करते रहिए और सुनते रहिए। वन्य जीवों में हिम तेंदुआ यानी कि स्नो लेपर्ड, कस्तूरी मृग यानी कि मस्क डियर, भरल, मोनाल और पेड़ पौधों की कई प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। पूरा पार्क, ये वाला पार्क जो है, ये समुद्र तल से यानी कि सी लेवल से लगभग 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ध्यान देंगे बात का। अब हम बात कर लेते हैं फिर से कॉर्बेट नेशनल पार्क की। स्थापना इसकी हुई थी, देखो, हेली नेशनल पार्क के नाम पे 8 अगस्त 1936 को हुई थी इसकी स्थापना। कब स्थापना हुई थी इसकी? 8 अगस्त 1936 को। तब नाम क्या था इसका? हेलीज नेशनल पार्क। अब देखिए किस प्रकार के वन में शामिल है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती यानी कि सब ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट कह सकते हैं, ड्राई। यह भाबर और शिवालिक पहाड़ियों में स्थित है, ठीक है, भाबर और शिवालिक पहाड़ियों में। पेड़ों और पौधों की महत्वपूर्ण प्रजातियों में देखिए यहाँ पर कौन कौन से पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। साल, जामुन, शीशम, विभिन्न प्रकार की घास और झाड़ियां इसमें शामिल है। महत्वपूर्ण जंगली जानवरों की प्रजाति में देखिए बाघ, सबसे इंपॉर्टेंट तो बाघ ही है, यानी कि टाइगर, हाथी, सांबर, हिरण, सुअर, मगरमच्छ, सारे। रेप्टाइल्स में देखिए अजगर भी यहाँ पाया जाता है। पक्षियों में ब्लैक नेक्ड स्टार्क, ब्राउन फिश उल्लू यानी कि आउल, कलर्ड फ्लॉकेनेट, ईगल, पाल्ला फिशिंग ईगल, दीज आर सम इंपॉर्टेंट बर्ड्स। इस पार्क में बाघों का घनत्व सबसे अधिक है और बाघों की संख्या 2014 में 215 से बढ़कर 2019 में 260 हो गई थी। आप मुझे अगर इस लेक्चर में अभी सुन रहे हैं तो पता लगाइए कि हाल ही में जो आंकड़े आए हैं बाघों की गिनती के, उसमें सबसे ज्यादा बाघ किस नेशनल पार्क में है और सबसे ज्यादा बाघ किस राज्य में पाए जाते हैं। तो एक काम करेंगे आप, नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा बाघ किस नेशनल पार्क में है ये पता लगाएंगे आप, और किस स्टेट में सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं, ये आपका होमवर्क है। तुरंत इसको खोजिए। 2019 में राज्य सरकार ने बंगाल और आसाम से गैंडों को राष्ट्रीय उद्यान में लाने का निर्णय लिया था। ये बात है 2019 की, ठीक। अब हम बात कर लेंगे राष्ट्रीय उद्यान राजाजी नेशनल पार्क। ये एक टाइगर रिजर्व भी है जिसमें उष्णकटिबंधीय नम से लेकर शुष्क पर्णपाती वनस्पतियां पाई जाती हैं। साल, शीशम, खैर, खरपत, बाकली, पाइन, रोहिणी, अमलतास, ये सब इंपॉर्टेंट वेजिटेशंस हैं। 1983 में क्षेत्र के 3 वन्य जीव अभयारण्य, ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए इसमें ऐसा नहीं है कि हम उन्हीं चीजों को दोबारा पढ़ रहे हैं, दोबारा तो पढ़ रहे हैं लेकिन कुछ और भी एडिशनल फैक्ट्स हैं इसमें। चिल्ला, मोतीचूर, राजाजी को एक में ही मिला दिया गया था। ये कब की बात है? 1983 की। इंपॉर्टेंट, इसलिए लेक्चर लाया गया है आप लोगों के लिए, ठीक है। फूलों की घाटी यानी कि वैली ऑफ फ्लावर्स, यह एल्पाइन वनस्पति वाला एक उच्च ऊंचाई वाला पार्क है। इसमें मुख्यतः एल्पाइन पेस्चर्स यानी कि चारागाह देखने को मिलता है, ठीक है, एल्पाइन पेस्चर्स कहते हैं। कस्तूरी मृग, भरल यानी कि भेड़ की प्रजाति है, तेंदुआ, हिमालयन भालू यहाँ पाई जाने वाली महत्वपूर्ण वन्यजीव प्रजातियां हैं। हालांकि इस क्षेत्र में सदियों से निवासी साधुओं और संतों द्वारा यात्रा की जाती है तपस्या करने के लिए, लेकिन 1931 में एक ब्रिटिश पर्वतारोही जिसका नाम है एस स्मिथ अपने खोए हुए साथियों की तलाश करते हुए यहाँ पहुंचते हैं और वैली ऑफ फ्लावर नामक पुस्तक भी लिखी उन्होंने, और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसको प्रसिद्धि दिलाई है। वैली ऑफ फ्लावर नाम की बुक किसकी है? स्मिथ की। यूनेस्को ने 2005 में इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। तो इस प्रकार से इसका महत्व बढ़ जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं गंगोत्री नेशनल पार्क की। समशीतोष्ण से अल्पाइन वनस्पति वाला एक उच्च ऊंचाई पर यह एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें मुख्य रूप से जंगली जानवर हिमालयी भालू, स्नो लेपर्ड, कस्तूरी मृग, भरल और मुख्य पक्षी के रूप में कोकलास, मोनाल, स्नोकॉक, ट्रैगोपैन, तीतर इत्यादि इसमें शामिल हैं। तो मोनाल एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक हमारे पास टर्म आया, और वही उत्तराखंड का क्या है?
राजकीय पक्षी भी है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1 से 2 क्वेश्चन मान के चलिए, आपको नेशनल पार्क से मिलने वाले हैं। 1989 में हुई थी। ठीक है, ये तो हो गया क्या, गंगोत्री। अब हम बात करने जा रहे हैं गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। देखिए, इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें किस प्रकार का फॉरेस्ट है ये भी दिखाया गया है। समशीतोष्ण यानी कि टेम्परेट, उप एल्पाइन यानी कि सब एल्पाइन से लेकर एल्पाइन वनस्पतियां तक यहाँ पाई जाती हैं। और कस्तूरी मृग यानी कि मस्क डियर, तेंदुआ, भरल, हिमालय तार, TAHR, तार की स्पेलिंग क्या है? TAHR, हिमालयन तार। एक खास किस्म की क्या है, बकरी है ये, है ना। इसी तरीके से नीलगिरी में पाया जाता है नीलगिरी तार। ठीक है, इंपॉर्टेंट। भूरे और काले भालू इत्यादि यहाँ पाए जाते हैं। मोनाल जो पक्षी है वो भी यहाँ पर क्या है, निवास करता है। कोकलास, रागोपान, स्नोकॉक, सब ये इंपॉर्टेंट क्या है, बर्ड्स। ठीक, ये है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, उत्तरकाशी में स्थित है, सुपिन रेंज में। ठीक, शुरुआत इसकी 1955 में एक वन्य जीव अभयारण्य के रूप में की गई थी और बाद में इसे एक राष्ट्रीय उद्यान में बदल दिया गया था। इसका नाम प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर रखा गया है। याद रखेंगे, गोविंद वल्लभ पंत जो उत्तराखंड के ही हैं, अल्मोड़ा से, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे पहले। अब बात होगी केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य की। केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य, केदारनाथ आप जानते ही हैं, रुद्रप्रयाग जिले में है। मंदिर आप जानते ही हैं। ठीक, रुद्रप्रयाग जिले में केदार घाटी और चमोली जिले में फैला हुआ है, जिसमें मुख्य वृक्षों के रूप में बांज यानी कि ओक, बुरांस यानी कि रोडोडेंड्रम, खरसू, पांगर, स्प्रूस, तुन, मोरू, ये सब क्या है, यहाँ के वेजिटेशंस हैं। और मुख्य जानवर कौन सा है? स्नो लेपर्ड और घराल पाए जाते हैं। तेंदुआ, सांवर, हिमालयन काला और भूरा भालू, कस्तूरी हिरन, तार, घुरल, बार्किंग हिरण यहाँ की खास क्या है, प्रजातियां हैं। पक्षियों की महत्वपूर्ण प्रजाति कौन सी है? गोल्डन ईगल, कोकलास, चकोर, पुलिस इत्यादि। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, मसूरी वन्यजीव अभयारण्य समशीतोष्ण वनस्पति प्रधान पश्चिम क्षेत्र में, जिसमें मुख्य वनस्पतियां हैं देवदार, चीड़, कैल, बांस, बुरास, यहाँ पाई जाती हैं। वन्यजीव कौन से इंपॉर्टेंट है? सुअर, भालू, तेंदुआ, बंदर, शाही, लंगूर, घुरल, भरल इत्यादि। पक्षियों में तीतर, बटेर, जंगली मुर्गा, ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट है। ग्रे पैट्रीज को राम तीतर भी कहा जाता है। अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य में स्नो टाइगर यानी कि स्नो लेपर्ड ही कहिए इसको, भालू, भरल, तैर, कस्तूरी मृग, स्नो बियर इत्यादि पाए जाते हैं। पक्षियों के नाम वही लगभग हैं। ट्रैगोपैन इसमें नया दिख रहा है। 600 मीटर से 6905 मीटर की ऊंचाई तक इस वन्यजीव अभयारण्य का विस्तार है और ये पिथौरागढ़ में है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि अस्कोट जो अभयारण्य है ये किस जिले में है, तो किस जिले में है? ये पिथौरागढ़ में है। नाम याद रखिएगा, कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। अब हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट टर्म सिक्योर हिमालय की। तो भारत के 4 हिमालय राज्य हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और सिक्किम। होने को और भी हैं, लेकिन इन 4 के बारे में यहाँ पर उल्लेख किया गया है। तो यूनाइटेड नेशंस का एक डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसका इसको समर्थन प्राप्त है और एक खास किस्म की परियोजना है और इस परियोजना का नाम क्या है? सिक्योर हिमालय। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? हिमालयी क्षेत्र में वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा और संरक्षण करना और लोगों के लिए आजीविका पैदा करना। तो ये इस लेक्चर में ये एक इंपॉर्टेंट हमको टर्म मिला, सिक्योर हिमालय। ठीक है, पर्पस क्या है? पर्पस है हिमालयी क्षेत्र में जो भी वनस्पतियां और वन्य जीव पाए जाते हैं उनको सुरक्षा और संरक्षण करना है और लोगों को आजीविका के अवसर भी प्रदान करने हैं। तो उत्तराखंड के लिए UNDP ने 3.16 करोड़ रुपए का फंडिंग भी किया है इसमें। और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद वन्यजीव अभयारण्य और अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य की दारमा व्यास घाटी को परियोजना के लिए चुना गया है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इसको तो आप नोट डाउन कर ही लीजिएगा। अगला है सोना नदी वन्यजीव अभयारण्य। सोना नदी वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है? नैनीताल में। देखिए, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बीच स्थित है और इस पश्चिम क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती यानी कि डेसिडस फॉरेस्ट और उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पतियां पाई जाती हैं। साल, शीशम, खैर, बांस, जामुन, ये यहाँ की इंपॉर्टेंट वनस्पतियां हैं। सोना नदी वन्यजीव विहार लाइज बिटवीन
राजाजी नेशनल पार्क एंड जिम कॉर्बेट पार्क। इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है, याद रखिएगा प्लीज। शिवालिक एलिफेंट रिजर्व, कुमाऊं और गढ़वाल, चंपावत, उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार और देहरादून जिलों के साथ कॉर्बेट और राजाजी राष्ट्रीय उद्यानों के कुछ हिस्सों को कवर करता है शिवालिक हाथी रिजर्व। 2002 में हाथियों की सुरक्षा और संरक्षण और उन्हें आवाजाही के पारंपरिक मार्गों से गुजरने की अनुमति देने के लिए राज्य सरकार के एक कार्यकारी आदेश के साथ इसका गठन किया गया था। शिवालिक एलिफेंट रिजर्व। उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड CBD के प्रावधानों का संज्ञान लेते हुए और हमारे जैविक संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए जैविक विविधता अधिनियम यानी कि बायोडाइवर्सिटी एक्ट, ये तो आपके GS में भी आता है क्वेश्चन कई बार। बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब का है? 2002 का। जैव विविधता नियम 2004 के तहत गठित एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है। इस अधिनियम को 3 स्तरीय विकेंद्रीकृत तंत्र यानी राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय निकाय स्तर पर लागू किया जाना है। उक्त अधिनियमों के प्रावधानों के अनुरूप उत्तराखंड सरकार ने 2006 में, ये इंपॉर्टेंट ईयर है, याद रखेंगे, उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड की स्थापना करी थी। वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब हुई है? 2006 में, याद रखेंगे इसको। ब्रह्म कमल आप जानते हैं उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड परियोजना का एक त्रैमासिक समाचार पत्र भी है और ब्रह्म कमल यहाँ का क्या है? राजकीय पुष्प है, ठीक है, क्या है? राजकीय पुष्प। अब देखते हैं ये क्या चीज है भाई। कैलाश पवित्र भूदृश्य विकास पहल KSLCDI 2014-15। तो कैलाश पवित्र भूदृश्य संरक्षण और विकास पहल संरक्षण और विकास के लिए काम कर रहे चीन, भारत और नेपाल के राष्ट्रों के बीच सहयोग को बढ़ाने का प्रयास किया गया। तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट द्वारा इसको शुरू किया गया है। तो इसका महत्वपूर्ण परिदृश्य एक कार्यक्रम के जरिए हमको समझ में आएगा, वो ये रहा। 5 क्षेत्रों पर इसका ध्यान केंद्रित रहता है। किस चीज का? कैलाश पवित्र भूदृश्य विकास पहल 2014-15 इंपॉर्टेंट है। नवोन्मेषी आजीविका लिवलीहुड के लिए, पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन यानी कि जो इकोसिस्टम है जो उसका मैनेजमेंट, पहुंच और लाभ साझा करना यानी कि एक्सेसिबिलिटी, और जो बेनिफिट्स होंगे उसको क्या करना है? डिवाइड करना है आपस में। दीर्घकालिक संरक्षण और निगरानी करनी है, और क्षेत्रीय सहयोग, सक्षम नीतियां और ज्ञान प्रबंधन। इन 5 क्षेत्रों पर इस प्रोग्राम का ध्यान क्या है? हम देख सकते हैं केंद्रित है। तो दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू। कैलाश पवित्र भूदृश्य विकास पहल ये है 2014-15 की। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस बात पे, ठीक है। अब देखते हैं ये पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर क्या है। PBR जैविक विविधता अधिनियम 2002 के अनुसार जैव विविधता PBR जो है पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, कॉमा होना चाहिए इसमें, जैविक विविधता अधिनियम 2002 के अनुसार जैव विविधता प्रबंधन समिति का एक मुख्य कार्य लोगों को जैव विविधता रजिस्टर तैयार करना है, जिसमें आवासों के संरक्षण, भूमि प्रजातियों, लोक किस्मों के संरक्षण और जैविक विविधता को शामिल किया गया है। खेती के किस्मों, पालतू जानवरों और सूक्ष्म जीवों की नस्लों और क्षेत्र की जैविक विविधता से संबंधित ज्ञान का इतिहास प्रलेखित किया गया है। किसमें? पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। वेरी इंपॉर्टेंट। तो उत्तराखंड सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 63 के अंतर्गत उत्तराखंड जैव विविधता नियम 2015 अधिसूचित किया गया है भाई। देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसमें। इसके अनुसार धारा 63 के अंतर्गत उत्तराखंड जैव विविधता अधिनियम या नियम 2015 में इसको अधिसूचित किया गया, यानी कि शेड्यूल किया गया है। तो हो गया ना इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए। जैव विविधता विरासत स्थल, तो BHS, ये भी किसका पालन करेगा? उसी बायोडाइवर्सिटी एक्ट का जो 2002 का है, भारत के संसद के द्वारा जो बनाया गया था। इसकी धारा 37 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा जैव विविधता विरासत स्थलों के निर्माण का प्रावधान करती है। तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा जारी जैव विविधता विरासत स्थल के चयन और प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश जैव विविधता विरासत स्थलों को परिभाषित करते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात नजर आ रही है। BHS मीन्स जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज
स्थल कह सकते हैं इसको हम, ठीक है। अब देखेंगे सेक्रेड ग्रोव्स, ग्रोव्स GROVES, सेक्रेड ग्रोव्स SACRED, ग्रोव्स, सेक्रेड ग्रोव्स। तो ये भी पवित्र उपवन परिदृश्य के खंड हैं जिनमें वनस्पति और जीवन के अन्य रूप और भौगोलिक विशेषताएं शामिल हैं, जिन्हें मानव समाज द्वारा इस विश्वास के तहत सीमांकित और संरक्षित किया जाता है कि उन्हें अपेक्षाकृत अबाधित स्थिति में रखना मनुष्य के ईश्वर के साथ या प्रकृति के साथ एक महत्वपूर्ण संबंध को व्यक्त करना हो। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात लिखी है इसमें, सेक्रेड ग्रोव्स, ठीक है, याद रखेंगे प्लीज। राज्य का पहला जैव विविधता पार्क, ये देखिए इंपॉर्टेंट, उत्तराखंड का पहला बायोडायवर्सिटी पार्क कब बना? 2019 अक्टूबर में। कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढेला रेंज में राज्य का पहला बायोडायवर्सिटी पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया था। इसमें 5000 हेक्टेयर भूमि को चिन्हित किया गया था। तो ये ईयर याद रखिएगा 2019। यहाँ ढेला पार्क, एक ढेला नाम की नदी है, दरअसल ढेला नदी के किनारे स्थापित किया जाएगा और इसमें बटरफ्लाई पार्क, बर्ड वॉचिंग और पर्यावरण जागरूकता लाइव शो भी होगा इसमें, ठीक। अब देखते हैं राज्य का पहला बायोडायवर्सिटी हेरिटेज रीजन। सितंबर 2019 में राज्य जैव विविधता बोर्ड ने पिथौरागढ़ जिले में इसको स्थापित किया है, ठीक है। थल केदार वन को राज्य के पहले बायोडायवर्सिटी हेरिटेज क्षेत्र के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया था। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून 2020 में को सरकार द्वारा हल्द्वानी में इसका उद्घाटन किया गया था। राज्य का सबसे बड़ा बायोडायवर्सिटी पार्क कहाँ है? हल्द्वानी में, जहां पर मैं इस समय हूं। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड की आर्द्र भूमियों की। वैसे जिनके नाम आप देख रहे हैं सामने, ये रामसर की वेटलैंड साइट्स में शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी इनको आर्द्र भूमि के रूप में राज्य ने फिलहाल चिन्हित किया है। नंबर 1 इसमें लिखा है बेदनी कुंड। ये देखिए, ये एक हिमालयी अल्पाइन घास का मैदान और एक हिल स्टेशन है जो उत्तराखंड के चमोली जिले में है। याद रखेंगे ना, कहां पर है? उत्तराखंड के चमोली जिले में 3354 मीटर की ऊंचाई पर। इसे बेदनी कुंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक हो गया जी। क्षेत्र की समृद्ध वनस्पतियों में ब्रह्म कमल या सोसेरिया, इसका नाम है बॉटनिकल, पढ़ लीजिएगा इसको, मॉनसून के दौरान, ठीक है, यहाँ बड़ी संख्या में भैंस और जंगली मवेशियों के साथ साथ भेड़ और बकरियां भी चराई जाती हैं। तो बेदनी कुंड कहाँ है? चमोली में, ठीक, 3354 मीटर की ऊंचाई पर। इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं रूपकुंड की। रूपकुंड, जैसा कि आप जानते हैं कि ये कुंड है, रहस्यमयी ताल है, कंकाल मिले थे यहाँ पर। तो भारत के उत्तराखंड में ये भी कहाँ है? चमोली जिले में ही है। एक ऊंचाई वाला हिमनद झील है, त्रिशूल पर्वत की गोद में स्थित है। हिमालय में स्थित झील के आसपास का क्षेत्र निर्जन है और लगभग 5020 मीटर की ऊंचाई पर है, जो चट्टानों से बिखरे ग्लेशियर्स और बर्फों से ढके पहाड़ों से घिरा हुआ है। रूपकुंड एक लोकप्रिय ट्रैकिंग स्थल भी है और रूपकुंड वर्तमान में राजजात यात्रा का दूसरा चरण है। वेरी इंपॉर्टेंट। राजजात यात्रा के बारे में आप जानते ही होंगे, 12 साल में एक बार होती है। दूसरा चरण कहाँ पड़ता है? रूपकुंड में। इसलिए हजारों तीर्थयात्री इस झील के दर्शन के लिए आते हैं। हेमकुंड, प्राचीन हेमकुंड झील 7 बर्फ से ढकी चोटियों से घिरी हुई है और सप्तऋषि चोटियों और हाथी पर्वत के ग्लेशियर द्वारा पोषित होती हैं। चमोली जिले में स्थित है और हेमकुंड झील जो है वो 4329 मीटर की ऊंचाई पर है और यह गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब के साथ साथ सिखों का तीर्थ स्थल भी है, इसलिए पवित्र माना जाता है। इस झील में हिमगंगा नामक एक छोटी सी धारा निकलती है। यहाँ घूमने का सबसे अच्छा समय जून से अक्टूबर तक का है। ठीक है। झील एक आरक्षित वन क्षेत्र है और यह झील राजजात यात्रा का तीसरा चरण है। दूसरा चरण यह है, तीसरा चरण यह है भाई। हेमकुंड तीसरा, रूपकुंड दूसरा। भेंकताल कहाँ है? भेंकताल जो है वो रुद्रप्रयाग में है। यह क्वाक्स सेमेकार्पोफोलिया के प्रभुत्व वाले घने उप अल्पाइन जंगल के बीच में स्थित है।
वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो एक आरक्षित वन क्षेत्र का हिस्सा है तथा चमोली जिले में स्थित है। चमोली नहीं, भेकताल रुद्रप्रयाग में है, एक बार चेक कर लीजिएगा आप, ठीक है। यह वह स्थान है जहां पेड़ों से कई तीर निशान लगे हुए हैं, शायद किसी प्राचीन सशस्त्र टकराव के अवशेष हैं, ऐसा माना जाता है। पाराधारा सेम परिसर, यह एक 3 स्तरीय दलदली घास का मैदान है जो ऊपरी अलकनंदा के वास्तविक दाहिनी ओर मोरेन्स के बीच 3 झरने वाले छतों पर स्थित है। यह एक आरक्षित वन क्षेत्र में स्थित है। बाराधारा सेम नाम शोधकर्ताओं की टीम द्वारा दिया गया था, जो इस दलदली घास के परिसर का निर्माण करने वाले 12 झरनों के नाम पर रखा गया था। 3 छतों को मिलाकर लगभग 5 हेक्टेयर क्षेत्र प्राप्त होता है। बाराधारा सेम परिसर इंपॉर्टेंट। सदोपंथ ताल, यह भी तीर्थयात्रियों और पर्यटकों की आवाजाही के लिए जाना जाता है, क्योंकि यह बद्रीनाथ के नजदीक है और अपेक्षाकृत आसानी से पहुंचा जा सकता है। सदोपंथ ताल एक प्री ग्लेशियल मोरेन झील का एक एग्जाम्पल है, जो सदोपंथ ग्लेशियर से समकोण पर मिलने वाली एक सहायक ग्लेशियर के मोरेन के चौराहे पर बनती है। दीज आर सम ज्योग्राफिकल टर्म्स, ओके। इस ऊंचाई पर किसी भी झील के लिए इसका पानी असामान्य रूप से गर्म पाया जाता है, ठीक है। यह चमोली जिले में स्थित है, सदोपंथ लेक। देवताल आप जानते ही हैं, परिसर उत्तराखंड के सबसे शानदार आर्द्रभूमि परिसरों में से एक है। इसमें मध्यम और बड़ी पैटरनोस्टर प्री ग्लेशियल झीलों की एक श्रृंखला शामिल है, जो हाल ही में नष्ट हो गई थी। ये भी कहाँ है? चमोली में। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके बड़े काम आने वाले हैं, अगर आप इस लेक्चर को ध्यान से सुन रहे हैं तो, ठीक। आर्द्र भूमियों के सामने आने वाली समस्याएं, देखिए समस्या तो रहेंगी ही, कई समस्या को सामना करना पड़ रहा है। किस बात पर निर्भर करता है कि उनका स्थान कहाँ पर है। मुख्य मुद्दों में ग्लोबल वार्मिंग सबसे इंपॉर्टेंट एक क्या है, क्लाइमेट चेंज का उदाहरण है। मानव प्रेरित प्रदूषण यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज भी क्या करती हैं, आर्द्र भूमियों को प्रभावित करती हैं। धार्मिक अनुष्ठान, ठीक है, यात्रा, गोम्बू संग्रह, राज्यात यात्रा, ट्रैकर्स के लिए गंतव्य, भैंस और जंगली मवेशियों के साथ साथ भेड़ और बकरियों का चरना, चरवाहों द्वारा स्थापित अस्थायी शिविर, ये सब क्या कर रहे हैं, इसको प्रभावित करते हैं। पर्यटकों द्वारा कूड़े का संचय, साधुओं के दौरे के आधार पर अस्थायी रॉक आश्रयों पर कब्जा, सड़क निर्माण अभियान, पर्वतारोहण अभियान, छिपला केदार में धार्मिक और अंतिम संस्कार, पूजा सामग्री और त्याग किए गए वस्त्र इत्यादि इन क्षेत्रों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन प्राचीन आर्द्र भूमियों के सामने ये सारी क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट समस्याएं हैं जिसे हमें डील करना होगा। अब देखिए, ये हम कल पढ़ भी चुके थे, एक बार फिर से आपके सामने आ गया है तो देख लीजिए, ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कॉर्बेट नेशनल पार्क 520 स्क्वायर किलोमीटर, 1936 नैनीताल पौड़ी दोनों। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान 624.60 स्क्वायर किलोमीटर, 1982 चमोली। फूलों की घाटी 87 वर्ग किलोमीटर, 1982 चमोली। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 820 1983 हरिद्वार देहरादून पौड़ी गढ़वाल। गंगोत्री 2390 वर्ग किलोमीटर, 1989 उत्तरकाशी में। सबसे बड़ा नेशनल पार्क यही है, याद रखेंगे, आ जाता है क्वेश्चन ये। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान 472 वर्ग किलोमीटर, 1990 उत्तरकाशी, ठीक। ये हो गया आपका रिवीजन। अब बात कर लेते हैं सैंक्चुरीज की। गोविंद वन्यजीव अभयारण्य 485 वर्ग किलोमीटर, 1955 उत्तरकाशी। केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य 975 वर्ग किलोमीटर, 1972 चमोली जिला। अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य 599 लगभग 600 वर्ग किलोमीटर, 1986 पिथौरागढ़। सोना नदी वन्यजीव अभयारण्य 301 वर्ग किलोमीटर, 1987 पौड़ी गढ़वाल। अभी हमने पढ़ा था कि कॉर्बेट और उसके बीच में है ये। बिनसर वन्यजीव अभयारण्य 47 वर्ग किलोमीटर, 1988 अल्मोड़ा। मसूरी वन्यजीव अभयारण्य 10 वर्ग किलोमीटर, बहुत छोटा है ये, 1993 देहरादून। नंधौर वन्यजीव अभयारण्य, इसकी स्थापना कब हुई थी, क्वेश्चन एग्जाम में आया है, नैनीताल, ठीक, नैनीताल जिले में है, 269 वर्ग किलोमीटर में। उत्तराखंड के संरक्षण रिजर्व, उत्तराखंड के क्या कंजर्वेशन जो रिजर्व हैं वो, झिलमिल झील कंजर्वेशन रिजर्व 37 वर्ग किलोमीटर, 2005 हरिद्वार वन प्रभाग के अंतर्गत राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के पास है ये, ठीक है।
आसन एकमात्र वेटलैंड घोषित, उत्तराखंड में सिर्फ एक वेटलैंड है जो रामसर साइट में जिसका नाम शामिल है, वो है आसन। आसन यमुना की सहायक नदी है, उस पर है और 4.44 वर्ग किलोमीटर में है। उद्घाटन वर्ष 2005 देहरादून। पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व 5.82 स्क्वायर किलोमीटर 2012 नैनीताल। नैना देवी हिमालयन पक्षी संरक्षण रिजर्व 111 2015 में है नैनीताल में। चलिए, तो ये सारी बातें आप जानेंगे। अब उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित संस्थाएं, अधिनियम और संगठन, ये भी देख लेते हैं। चलिए फटाफट। जलवायु परिवर्तन पर उत्तराखंड कार्य योजना के संबंध में ये है कि इसे जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के अनुसार 2014 में अपनाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा आपके लिए। शुरुआत कब से हुई है? 2014 से हुई है। किसकी? जलवायु परिवर्तन पर, यानी कि क्लाइमेट चेंज पर उत्तराखंड की जो कार्य योजना है वो कब शुरू की गई? 2014 में। ध्यान देंगे बात का। उत्तराखंड हरित ऊर्जा उपकर यानी कि ग्रीन एनर्जी सेस अधिनियम 2014, यह एक निजी डेवलपर और सामुदायिक सहयोग के आधार पर और आकस्मिक मामलों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बिजली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक अधिनियम है। क्या नाम है अधिनियम का? उत्तराखंड हरित ऊर्जा उपकर अधिनियम 2014। याद रखेंगे इस बात को, ठीक है। किसके लिए है? निजी डेवलपर और सामुदायिक सहयोग के आधार पर और आकस्मिक मामलों के लिए नवीकरण ऊर्जा स्रोतों से बिजली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। उत्तराखंड हरित उपकर अधिनियम 2014 में राज्य सरकार उस बिजली पर उपकर लगाने का प्रस्ताव करती है जो राज्य में उत्पन्न हो रही है लेकिन अन्य राज्यों के उपयोग के लिए बाहर भेजी जाती है। वाणिज्यिक और औद्योगिक इकाइयों की को आपूर्ति की जाने वाली बिजली पर भी उपकर लगता है, सेस। अच्छा, उत्तराखंड राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र। राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र उत्तराखंड की स्थापना संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और अन्य भागीदारों के समर्थन से जलवायु कार्यों को तैयार करने के लिए 8 जून 2016 को की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट। कब करी गई है भैया ये? 8 जून 2016 को। क्या? उत्तराखंड स्टेट क्लाइमेट चेंज सेंटर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। SCCC में जलवायु कार्यों, जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना, उत्तराखंड संवेदनशीलता और जोखिम मूल्यांकन, सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और इच्छित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को एकीकृत करने की परिकल्पना की गई है। जलवायु परिवर्तन केंद्र को मजबूत करना, स्थापित करना और विज्ञान यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग DST जलवायु परिवर्तन पर 2 राष्ट्रीय मिशन लागू कर रहा है और हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को यानी कि इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन उनमें से एक है। इसका एक उद्देश्य भारतीय हिमालयी राज्यों में राज्य जलवायु परिवर्तन कक्ष स्थापित करना है। उत्तराखंड राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र ऐसी ही एक एजेंसी है। तो देखिए, जलवायु परिवर्तन एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है पूरी दुनिया के लिए और जब तक हम पृथ्वी को ही बचाएंगे नहीं तो फिर बाकी हम विकास के कार्य कैसे करेंगे? तो ये जिम्मेदारी सिर्फ बाकी देशों की ही नहीं, देश के अलावा राज्यों की भी है, राज्य के अलावा लोकल अथॉरिटीज की भी है और हमारी भी है साथ साथ। ओके। पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उत्तराखंड, पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ठीक है, 2 बार लिख दिया उन्होंने एक ही बात को। पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक वैधानिक संगठन है जो उत्तराखंड के अधिकार क्षेत्र के भीतर पर्यावरण कानूनों और नियमों को लागू करता है। जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण 1974 की धारा 4 के तहत गठित किया गया था। आप जानते ही हैं कि वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है 1974, उसकी बात हो रही है। UEPPCB 1 मई 2002 को अस्तित्व में आया और 4 क्षेत्रीय कार्यालयों देहरादून, रुड़की, हल्द्वानी और काशीपुर के साथ देहरादून में अपने प्रधान कार्यालय के माध्यम से करता है कार्य। तो उसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? देहरादून में है और ये सारे क्या है? रीजनल है उत्तराखंड के अंदर। अब बात करते हैं भागीरथी इको सेंसिटिव जोन की, ठीक है। तो 2006 के बाद से भागीरथी गंगा के ऊपरी हिस्से पर 3 बड़े हाइड्रो पावर परियोजनाओं के खिलाफ एक बड़ा सार्वजनिक आक्रोश था। जाहिर सी बात है क्योंकि उत्तराखंड एक संवेदनशील राज्य है और इतने बड़े अगर हम परियोजनाएं बनाएंगे
तो उत्तराखंड का अस्तित्व ही खतरे में आ जाएगा। तो बहुत विचार विमर्श करने के बाद 2010 में श्री प्रणब मुखर्जी, उस है ना, उस समय तो खैर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, श्री जयराम रमेश और श्री सुशील कुमार शिंदे ने कि एक GOM सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन 3 परियोजनाओं, इसमें देखिए कौन कौन सी शामिल हैं परियोजनाएं, लोहारी नागपाला, पाला मनेरी और भैरव घाटी को रद्द करने के निर्णय पर पहुंची। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। भागीरथी इको सेंसिटिव जोन 2006। ठीक है, नया विभाग और पर्यावरण निदेशालय पर्यावरण के प्रति राज्य के महत्व और भेद्यता को पहचानते हुए उत्तराखंड सरकार ने अगस्त 2019, यानी कि बहुत पुरानी बात ये नहीं है, पर्यावरण से संबंधित सभी मामलों को एक विभाग के तहत लाने के लिए एक नया विभाग और एक नया पर्यावरण निदेशालय का गठन किया। इन संस्थानों की स्थापना से पहले पर्यावरण संबंधी मुद्दों की देखभाल वन विभाग के पर्यावरण प्रभाग द्वारा की जाती थी। अब कौन कर रहा है? ये कर रहा है पर्यावरण निदेशालय। ठीक है, याद रहेगी ना बात आपको। जलवायु कार्रवाइयों के लिए राज्य की रणनीतियों को मजबूत भी करना है। तो UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन के साथ साझेदारी में 3 राज्यों यथा MP, सिक्किम और उत्तराखंड में जलवायु कार्रवाई के लिए राज्य रणनीतियों को मजबूत करना होगा पर एक परियोजना लागू कर रहा है। इसका समग्र लक्ष्य क्या है? जलवायु परिवर्तन कार्यों को उप क्षेत्रों में एकीकृत करना तथा भारत में स्थानीय समुदायों को लाभ पहुंचाना है। ठीक है, देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं ये सारी। UPSC इस लेवल पे तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, भारत में स्थानीय समुदाय को लाभ पहुंचाना है। इस लक्ष्य को इन राज्यों में कमजोर समुदायों के बड़े वर्गों को प्रभावित करने वाले जलवायु संवेदनशील क्षेत्रों में योजना बनाने और विशिष्ट हस्तक्षेप करने के लिए राज्य स्तरीय विभागों और संबंधित संस्थानों की क्षमताओं को मजबूत करके हासिल किया जाना है। ये सारे इसके प्रोग्राम्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड के पर्यावरण आंदोलन की, जिसके बारे में कल हम चर्चा कर चुके हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, खाली नाम आपके सामने रिपीट कर दूंगा। चिपको आंदोलन आप जानते ही हैं कि एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन का एक कार्यक्रम था जिसमें वनों की कटाई हो रही थी। तो इसमें नाम याद रखना है आपको। सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी यहाँ की महिलाओं ने। रेणी नाम का गांव था, चमोली से ये शुरुआत हुई थी। गौरा देवी नाम जानते ही आप, चिपको वुमन कहते हैं इनको। सुरक्षा देवी, सुदेशा देवी, बचनी देवी और पुरुष में आते हैं चंडी प्रसाद भट्ट, रुष्का देवी। ये सब इसमें इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहे थे। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और प्रमुख नेता हैं इनके, सुंदरलाल बहुगुणा, जिन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से उत्तराखंड के पर्यावरण की रक्षा के लिए अपील भी की थी। मैती आंदोलन आप जानते ही हैं, ये हम कल पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले लेक्चर में, शादी के अवसर पर। ठीक है, पेड़ पौधे लगाए जाने होते हैं। मैती आंदोलन के जनक माने जाते हैं कल्याण सिंह रावत। शुरुआत हुई थी इसकी 1995 में चमोली जिले से। ठीक है, तो शादी के अवसर पर इसमें क्या है, देखते हैं कि पौधा रोपने की प्रथा शुरू हुई थी जो आज तक जारी है। रवाई आंदोलन टेहरी रियासत में हुआ था। इसको तिलाड़ी कांड के नाम से भी जाना जाता है, आप जानते ही हैं। ओके, 30 मई 1930। ठीक है, इसके बारे में हमने कल चर्चा भी की थी। 1961 में सरला बहन ने वन अधिकारियों के लिए लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाया था। 1961 की बात हो रही है। 1977 का वन आंदोलन राज्य सरकार द्वारा वनों की नीलामी के विरुद्ध नैनीताल जिले में प्रारंभ हुआ था। क्या? वन आंदोलन 1977 का। प्रदर्शनकारियों ने नैनीताल में शैले हॉल को जला दिया था। वाह। कई छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और फरवरी 1978 में द्वाराहाट के चौचरी और बागेश्वर क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए थे। तो वन को संरक्षण करने के लिए यहाँ पर जो लोग हैं काफी जागरूक भी हैं। डूंगी पंतोली आंदोलन, बांज यानी कि ओक के फॉरेस्ट को बचाने के लिए बांज वनों को उद्यान विभाग को सौंपने के सरकारी निर्णय के विरुद्ध यह आंदोलन किया गया था। ये भी कहाँ था चला था? चमोली में। पहाड़ी राखो आंदोलन 1980 के दशक में पौड़ी गढ़वाल जिले में चला, जब सच्चिदानंद भारती के नेतृत्व में, देखेंगे पहाड़ी राखो आंदोलन कल हमने शायद नहीं डिस्कस किया था इसको। सच्चिदानंद भारती के नेतृत्व में हजारों युवाओं ने जंगलों के निर्मम कटाई के बारे में जागरूकता अभियान शुरू किया था, जिससे क्षेत्र में पानी की भारी कमी हो गई थी और इस आंदोलन के कारण वनों की कटाई क्या कर दी गई थी? बंद।
रक्षा सूत्र आंदोलन, यह आंदोलन 1996 में टेहरी गढ़वाल जिले के तेलंगाना क्षेत्र की महिलाओं द्वारा शुरू किया गया था। तो ऊंचाई पर स्थित जंगल हैं उनको काटने की अनुमति दी थी सरकार ने, तो उसकी फैसले के खिलाफ यह आंदोलन था जिस पर अब तक प्रतिबंध लगा था। महिलाओं ने जंगलों को बचाने के लिए पेड़ों के प्रतीक स्वरूप राखी बांधी थी और पेड़ को कटने से बचाया था। झपटो छीनो आंदोलन 1998 21 जून रैनी, लाता और तोलमा गांव में शुरू हुआ था। ग्रामीणों ने अपने पारंपरिक वन अधिकारों यानी कि हक हकूक को बहाल करने और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का प्रबंधन सौंपने की मांग की थी। ग्रामीण अपने पशुओं को लेकर जबरदस्ती नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में घुस गए और इस आंदोलन को झपटो छीनो नाम दिया गया था। उत्तराखंड में वन, जिसके बारे में हम कल पढ़ चुके थे, एक बार फिर से रिवीजन हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। उत्तराखंड में 4 प्रमुख वन प्रकार के वन पाए जाते हैं। सुदूर उत्तर में अल्पाइन घास के मैदान, फार नॉर्थ में अल्पाइन घास के मैदान, महान हिमालय में टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट, लघु हिमालय में सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ डेसिडियस फॉरेस्ट और शिवालिक रेंज में कांटेदार वन पाए जाते हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड का 60% से अधिक भाग वनाच्छादित है, लेकिन वास्तविकता में कवरेज बहुत कम है। समशीतोष्ण वन की सामान्य वृक्ष प्रजातियों में देवदार, ब्लू पाइन, ओक, सिल्वर फर, स्प्रूस, चेस्टनट, एल्म, चिनार, बर्च और रोडोडेंड्रन यानी कि बुरांस शामिल हैं। साल, सागौन और शीशम के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है, उप पर्वतीय पथ में पाए जाते हैं। दक्षिण में ढाक एक प्रकार का फूल वाला पेड़ है, बबूल और विभिन्न झाड़ियों के कांटेदार जंगल पाए जाते हैं। ठीक है, ये तो आपने कई बार पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमको लगी कि आप तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ों के साथ साथ। ओके, तो होपफुली ये लेक्चर भी आप लोग बोर नहीं हुए होंगे इसमें, और कुछ चीज़ें ज़रूर इसमें काम की हैं और ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प करेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और ऑल द बेस्ट। अपनी पढ़ाई करते रहिए और रिवीजन करते रहिए, रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।